ओके, सो नाउ let's start to the class. आज हम लोग बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम, कुछ न्यू टाइप्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे कल एक क्वेश्चन हमने सेंड किया था अमृतांशु ने। क्वेश्चन एग्जैक्ट तो ये नहीं, कुछ ऐसा था, मैं लिखता हूं आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि कोई नंबर है आपके पास, एनी नंबर है। आप तो क्वेश्चन पढ़ को समझ जाओगे क्वेश्चन क्या लिखा होता है। तो क्वेश्चन में कहा है एनी नंबर है जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो सपोज 63 से, तो आपको रिमाइंडर मिल रहा है 37। आप किसी नंबर को 63 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको? 37। अब अगर आप इसी नंबर को, अगर इसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करो, मान लो 37 से ही डिवाइड करोगे, तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा ये पता करना। इस टाइप का क्वेश्चन था जो कल अमृतांशु ने पूछा। बहुत अच्छा, बनना भी चाहिए। बहुत इजी प्रॉब्लम है। देखिए सोचिए बच्चों, मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं, ठीक है। यूक्लिड ने क्या कहा था कि ये जो क्वांटिटी होगा, जो डिविडेंड होगा, उसको क्या सपोज कर लो? ए। डिवीजन को क्या कर लो? बी। हम कोसेंट नहीं है तो हम कोसेंट यहां सबसे छोटा नंबर 1 मान लेंगे। दिक्कत, हमने कोसेंट क्या मान लिया? 1। तो ऐसे में हम जानते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ ए की जगह पे क्या है आपका? एनी नंबर है, और बी के पोजीशन पे क्या है? 63। कोसेंट आपने क्या सपोज कर लिया? रिमाइंडर कितना है आपके पास? यानी अगर आप देखो तो यहां से एनी नंबर 63 प्लस 37 ऐड कर दोगे तो 100 हो गया। कोई परेशानी? अब हम फर्दर क्या कर देंगे, ये देखो हमें 37 एनी नंबर के पोजीशन पे क्या मिला, और इसको डिवाइड कर देंगे। 37 से अगर करोगे आप 2 टाइम्स, कितना मिलेगा? 74। माइनस करोगे कितना बचेगा? आपको यही तो निकालना था ना कि जब आप इस नंबर को 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो नाउ लेट्स सी रिमाइंडर क्या मिला? 26। किसी को परेशानी? हाँ बोलिए सर। हाँ सर, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप एनी नंबर तो हमारा ए ही है। विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये एनी नंबर यानी कि जो डिविडेंट है, इसको क्या लिखना चाहिए? ए ही लिखना चाहिए। हाँ अमितांशु आप बताओ, क्या क्वेश्चन था? A positive integer is divided by 63. We get the remainder 25. The remainder when the same number, वही तो क्वेश्चन है सर, सेम प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बदला है भाई। आपका रिमाइंडर यहाँ पे हो गया है 25, और अगली बार आप डिवाइड कर रहे हो 9 से। और कुछ अंतर नहीं है, क्वेश्चन बस यही लिखा है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो 63 से, तो रिमाइंडर मिला 25। जब आप उसी नंबर को, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, जब आप इसी नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। कुछ अलग नहीं करना है मुझे, बस यहाँ रिमाइंडर चेंज हो गया, कुछ भी तो अलग नहीं है यार इसमें। ये हो गया 88। अब मैं क्या कर लूंगा इस बार, मुझे 9 से डिवाइड करना होगा एनी नंबर जो 88 मिला है। 9 9 81,
ठीक है। अच्छा देखो, इसमें कुछ लोग एक शॉर्टकट ट्रिक यूज कर लेते हैं, कुछ लोग इस क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, शॉर्टकट ट्रिक यूज कर लेते हैं। पता नहीं आपने भी शायद सीखा होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। वो कह देते हैं क्या कि भाई आप सिर्फ रिमाइंडर को ही डिवाइड कर देना। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि सिर्फ आप रिमाइंडर को ही डिवाइड कर देना, आंसर मिल जाएगा। अगर आपने भी ऐसा सीखा है तो इसका यूज करना बंद कर दीजिए। क्यों सर? अभी इसके पहले जो एग्जांपल मैंने दिया था उस पर अप्लाई करके देख लो। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने दिया था ना, आप उस क्वेश्चन पे स्ट्रिक को अप्लाई कर लो, फिर मालूम चल जाएगा कि सही है या गलत। अब बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए हमने कहा है कि आप इसका यूज ना करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ये तरीका ऑलवेज सही आंसर देगा ही नहीं, तो इसकी क्या गारंटी कि जब आप चेक करोगे तो सही आंसर दे रहा होगा। है ना? तो इस हो सकता है मे बी कि इस तरीके से आंसर जब गलत मिलता है, जैसे इसके पहले हमारा क्वेश्चन था 63 से हम ए को डिवाइड कर रहे थे रिमाइंडर 37, तो अगली बार हमने 37 से डिवाइड करने को कहा था। तो आप तो इस इसके अकॉर्डिंग क्या करते कि इस 37 को ही डिवाइड कर देते, तब तो आपको ये पूरा पूरा कट जाता और रिमाइंडर क्या मिल जाता, 0। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को बना के देखा है तो रिमाइंडर क्या था, 26। देखा है ना आपने, यही देख लीजिए ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपने इस तरीके का सीखा है, किसने आपको सिखाया है, अगर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना या कहीं से आपने देख लिया है तो इसका यूज ना करें, इसका यूज बंद कर दें। कुछ क्वेश्चन तो आपको सॉल्व हो जाएगा, जैसे ये सॉल्व हो गया है, लेकिन सारे क्वेश्चन को आप इससे सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट विद द हेल्प ऑफ सिंगल तरीका, आप इस सिंगल तरीका का यूज करके दुनिया के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो किसी को इसमें कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत है ना? देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन 1 ही लिया है, क्वेश्चन को हम 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते थे, लेकिन फिर अगर मैं क्वेश्चन को 2 लेता तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम कम हो, चीजें आसानी से सॉल्व हो जाए, मैंने क्वेश्चन 1 लिया। 0 नहीं लोगे आप, क्वेश्चन 1 लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? गुड। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक बच्चे ने आर डी शर्मा के बुक से पूछा था, बढ़िया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था क्या कि x एंड y ये दोनों है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यही क्वेश्चन था जी। और इसके बाद कह रहा था तो शो कर दो, शो करने को क्या बोला है आपसे वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा, इवन। हाँ इवन है, बट नॉट डिविजिबल बाई 4। अच्छा, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है, ये पता कैसे चलता है हमें? बहुत अच्छा। आप लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करोगे, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो गया तो डिविजिबल। लेकिन सर ये तो तब जब नंबर मालूम हो, हमें तो एक्स वाई के टर्म में मालूम है, कोई नंबर तो दिया ही नहीं गया है। तो जब तक नंबर ना दे तब तक लास्ट 2 डिजिट कैसे चेक करेंगे हम? ठीक है, तो फिलहाल हम ये समझेंगे कि 4 से डिविजिबल वो तब होगा जब उसमें एटलीस्ट
1 फैक्टर 4 होगा। अगर किसी नंबर का एटलीस्ट 1 फैक्टर 4 होता है तो इट मीन्स कि वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 12 को फैक्टर को हम 4 into 3 बोल सकते हैं ना, तो इसका फैक्टर 4 है, दैट्स वाई 12 इज डिविजिबल बाई 4। तो कोई भी नंबर डिविजिबल तभी होगा जब एक फैक्टर के तौर पे आपका डिवीजर मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में इसी का यूज करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके ये दिखाऊंगा कि इसमें एक फैक्टर 4 नहीं है, फैक्टर 4 नहीं है, इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर फैक्टर 4 हो जाता तो 4 से डिविजिबल हो जाता। परेशानी? तो हमें करना क्या है ये समझ में आ गया। अब देखो, आपने जब यूक्लिड पढ़ा था तो पढ़ा था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर को, हमने पहला क्वेश्चन सीखा था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। पढ़ा था क्वेश्चन हमने, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। तो इवन के लिए फॉर्म हमें क्या मिला था, 2m मिला था। ऑड के लिए क्या मिला था, 2m+1 मिला था। तो हमारा x और y ये दोनों ऑड इंटीजर्स, तो इनको हम सपोज कर लें, लेट x इज इक्वल टू क्या सपोज कर लूं, 2m+1, और y इज इक्वल टू क्या सपोज कर लूं, 2m+। बिल्कुल गलत भाई, आप ऐसा सपोज करके यूक्लिड के वर्षों के मेहनत को बेकार कर दिए। यूक्लिड एकदम ईमानदारी से कहा था कि BQ+R होगा, R 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा, और तुम देखिए भाई R को B से बड़ा कर दिया। हाँ, तो यूक्लिड ने तो कहा था +R, यूक्लिड के अकॉर्डिंग रिमाइंडर निगेटिव कभी नहीं जाएगा सर, 2m+0 इवन हो जाएगा। कुछ तो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखिए, 3m से ऑड और इवन नहीं पता चलता है। 2m+2 ऑड होता है। देखिए, हाँ हाँ, तो भाई आर हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, बी के बराबर भी नहीं हो सकता है, पहला गलती। और दूसरा गलती कि 2m+2, तो ई इवन है क्योंकि दोनों से 2 कॉमन जा रहा है, हमको ऑड सपोज करना। देखिए, आप इसी बुक में एक क्वेश्चन और पढ़े होंगे, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म 4m and 4m+3। एक ये भी क्वेश्चन पढ़े होंगे आप, every positive integer can be written in the form 4m, every positive odd integer can be written in the form 4m+1 and 4m+3। पढ़े हो? आर्य सकवाल है ना, तो बस वहीं से वहीं से मुझे आइडिया मिला कि x को हम क्या मान सकते हैं, 4m+1, y को क्या मान सकते हैं, 4m+3। परेशानी है? गुड, अब ये तो हो गया। अब हमें बात करना है किसके बारे में, वी हैव टू टॉक अबाउट x² + y²। चलो निकालता हूं। देखो, x का वैल्यू आपको मालूम है, इट्स 4m+1। y का भी वैल्यू मालूम है आपको,
इट्स 4m+3। ये फॉर्मूला आप बहुत पहले से जानते हो, a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2a, या 2ab प्लस b² का देखिए यहां यूज करें। ये होगा 16m² प्लस 8m+1। ये कितना होगा? 16m², 24m+9। अगर बच्चों किसी को नहीं आता है सीधे स्क्वायर निकालना, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप रफ में मल्टीप्लाई करके तब लिखिएगा। गलत लिखने से अच्छा है रफ करके सही लिखना। तो 4 से मल्टीप्लाई करते 6m² प्लस प्लस है तो प्लस, 4 3 12m। बस ऐसे 3 से करते तो प्लस प्लस प्लस, 3 4 12m, फिर प्लस है तो प्लस, 3 3 फिर ऐड कर देते हैं ना। तो अगर आपको एक बार नहीं हो रहा है, सीधे सीधे लिखा नहीं जा रहा है, तो गलती लिखने से अच्छा है आप रुक के रफ कर लो और रफ करके सही लिखो। मैं भी वही कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर ये कहा हूं कि जिन लोगों को नहीं आएगा, जिन लोगों को एक बार फॉर्मूला सेट करने नहीं आ रहा होगा, मैं उन लोगों के लिए कहा हूं कि आप मल्टीप्लाई करके लिख दें। आप देखिए बच्चों, यहाँ अब इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये m² वाला को m² वाले के साथ ऐड करोगे तो 16m² प्लस 16m², 32m²। m वाले को m वाले के साथ ऐड करोगे 32m। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करोगे। अब देखो इसमें 2 कॉमन जा रहा है क्या? पहले आपको क्या दिखाना है? इवन। इवन कब होता है? तो जब फैक्टर 2 होगा तो इवन होगा। तो इवन के लिए 2 कॉमन लो यहां से, 16m² प्लस 16m+5 लिखेंगे। इट हैज अ फैक्टर 2, सो इट इज एन इवन नंबर। तो ये तो पहला तो प्रूव हो गया इवन। कहता है बट नॉट डिविजिबल बाय 4। अब देखो तो क्या इस वाले में से आप 4 कॉमन ले सकते थे? तो लिखेंगे बट it has not a factor 4, so it is not divisible by 4। किसी को समझ में आया? बहुत आसान प्रॉब्लम है ये। देखिए ना, बहुत आसान बच्चा वाला प्रॉब्लम था ये। ठीक है। और किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है? हाँ सर। 4n। हाँ लिख सकते हो। हाँ एक को m। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे a का मतलब, यहाँ हमने m लिया है सम इंटीजर, आप वहां a लोगे सम इंटीजर। सर। ठीक है सर। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई ऐड नहीं होगा, बस यहाँ से सिर्फ कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएगा। अब फिर कॉमन देख लीजिएगा। परेशानी। तो ये सब चीजें बहुत सिंपल चीजें हैं।
अगर आप थोड़ा सा अपने तरफ से इफोर्ट डाल दो तो ये फिर बहुत आसान चीजें हैं, इनको कोई भी बच्चा आराम से सॉल्व कर सकता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि मैं आपको अगले क्लासेस में, आज वाले क्लास में सिखाऊंगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं दिया है, ऐसा क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के बुक में बस एक क्वेश्चन है, बट स्टिल ये क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बता रहा हूं, आप में से किसी के पास एनसीईआरटी का बुक है तो एग्जाम्पल खोलो, तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम एनसीईआरटी में एग्जाम्पल खोलिए और उसका एग्जाम्पल में एक एचसीएफ निकाला होगा, बहुत लंबा एचसीएफ। उसमें क्या क्या, उसमें क्या निकालना था? हाँ, अच्छा देखो, तो उसमें निकालते निकालते उसको कहीं पे 420 मिला होगा, कहीं 420 मिला है क्या? अच्छा, तो जब 420 जब ए है तो बी का वैल्यू कितना है? गुड, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड, बुक बंद कर दीजिए, फाइंड द HCF of 420 and 272 and express it in the form 420x plus 272y। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? चलिए, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कहा गया है पहले आपको फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 272। मीन्स पहले तो आपको इन दोनों का HCF निकालना है एंड एक्सप्रेस इट। ये इट किसके लिए आया होगा? ये इट किसके लिए आया होगा? HCF के लिए। और फिर HCF को इस फॉर्म में लिख देना है, यानी कि x का कुछ वैल्यू होगा, y का कुछ वैल्यू होगा, जिस वैल्यू को डाल के जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आएगा, सो HCF ही आएगा। पहले तो मान लो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ HCF आएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो बुक में आप तुरंत देख लिए होंगे क्योंकि एग्जाम्पल प्रॉब्लम था, HCF आपको 4 मिल गया होगा। अब कह रहा है क्या कि इसमें x का और y का कौन सा वैल्यू डाला जाए, x के जगह पे क्या रखें और y की जगह पे क्या रखें, ताकि जब इन दोनों को आप सॉल्व करिएगा, x और y की वैल्यू डाल के सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? समझा रहा हूं, फिर समझिए बात को। पहले क्वेश्चन कहा है फाइंड द HCF ऑफ, यहां तक तो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, यहां तक। इसके बाद क्वेश्चन कहता है एंड एक्सप्रेस इट, इट कहने का मतलब है HCF। HCF को एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करो यानी कि लिखो, HCF को क्या लिख दो, इस फॉर्म में लिख दो, यानी कि इस x का कुछ वैल्यू, y के जगह कुछ वैल्यू रख के जब आप उसको सॉल्व करो, मान लो x की जगह वैल्यू आप 1 रखते और y की जगह वैल्यू मान लो आप -2 रखते, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करके कुछ तो वैल्यू मिलेगा ना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ कौन सा वैल्यू डाला जाए ताकि जब इन दोनों को सॉल्व करिए आप
तो आंसर आपका 4 मिले। आंसर कुछ भी नहीं चाहिए, आंसर 4 चाहिए। हाँ सर। देखो, यहाँ x है, यहाँ y है। एक जगह x है, एक जगह y है। तो अलग अलग भी डाल सकते हो, सेम भी डाल सकते हो, मर्जी आपकी। आप में से कोई है जिनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा? चलिए अमृतांशु, बाकी किसी से? गर्ल्स साइड से कोई है क्या? गर्ल्स की तरफ से कोई है? देखो बच्चों, अगर आप इसमें रेंडमली एक्स और वाई का वैल्यू डाल के सॉल्व कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। मैंने जो कहा आप समझ में आया आपको? अगर आप सब मतलब मन में सोच लिए एक्स को कभी 1 डाले, कभी 2 डाल दिए, कभी -3 डाले, कभी कुछ डाले, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप यू आर जस्ट कमिटिंग अ सीन। आप पाप कर रहे हो, बहुत गलती कर रहे हो। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनने वाला। देखिए कैसे बनने वाला है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से इनका क्या निकाल लेना, एलसीएम। यूक्लिड डिवीजन के हेल्प से। तो जब इसका एचसीएफ आप निकालिएगा तो हम यहां निकालते हैं। ये 420 होगा, इज इक्वल टू कितना, 272 इंटू 1 प्लस, एक आदमी बोलो अगली बार। यही हुआ है। अब देखिए बच्चों, एकदम ध्यान से देखो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे बेहतर तरीका किसी के पास नहीं। जो सिखा रहा हूं उस चीज को ध्यान से। आप ये देखना कि सबसे पहली बार ये जो HCl4 था, ये किस स्टेप में मिला है आप, मतलब इसके ठीक ऊपर वाले स्टेप मिला है। अब इस स्टेप से जो कह रहा हूं बात बिल्कुल ध्यान से समझना। इस स्टेप से आप 4 को क्या लिख सकते हो, 4 लिखना है, मीन्स इसको इस तरफ भेजना पड़ेगा। तो इस स्टेप से आप 4 को 124 माइनस 24 इंटू 5 लिख सकते हो। किसी को परेशानी इस स्टेप में? अब इस स्टेप के ठीक ऊपर बढ़ जाना, और इस स्टेप से हमेशा देखो रिमाइंडर को लिख रहे हो आप। हर बार रिमाइंडर के लिए आप इक्वेशन लिखना चाहोगे। इसमें रिमाइंडर 24 है, तो इस इक्वेशन से 24 को क्या लिख सकते हो आप? हाँ, 148 माइनस 124 इंटू 1, और ये पहले से इंटू 5 है। इसको जरा सा सॉल्व कर लो। माइनस प्लस माइनस, इससे 5 से तो दोनों को इंटू करना होगा। माइनस माइनस
बोलो, किसी को परेशानी? अभी सॉल्व हो सकता है। क्या सॉल्व होगा तो देखिएगा। जहां 124 एक बार है और यहां 124 5 बार है, दिख रहा है? तो कुल मिला के कितना हो गया ये? 6 बार हो गया। जब बच्चों वाला चीज लिख रहा हूं, बहुत सिंपल चीज लिख रहा हूं, कोई दिक्कत यहां तक पहुंचने में? अब इसके ठीक ऊपर वाले स्टेप में जाओ। यहां से रिमाइंडर तेरा कितना है? 124। तो इस 124 को भी तो कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 272 माइनस 148 इंटू 1 लिखो नहीं लिखो बात एक ही है। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए। इस 6 से दोनों को इंटू करोगे। 272 इंटू 6, 148 इंटू 6, 148 इंटू 5। 272 इंटू 6, यहां देखो 148 6 बार यहां है, -6 बार, और -5 बार यहां है। तो कितना हो गया ये? -11। अब लास्ट स्टेप पे हो। क्या हुआ? कहां पे सर? हाँ, यही पे कुछ नहीं किए हैं। जैसे पहला बार 4 को लिखे हैं, क्या होगा सो अगली बार 24 को लिखे थे, तो इसके बाद 124 का वैल्यू यहां से निकाल के लिख दिए इस इक्वेशन से। इसमें इसमें ये 124 को आप उस इक्वेशन से देखो। इस इक्वेशन से 124 को क्या लिखोगे? इसको इधर लाओगे ना, इसके बदले आप ये लिख दोगे। अभी अभी कहा, अभी यहाँ है अभी यहाँ कहाँ पहुंचे हम लोग? वहां जब पहुंचेंगे तब देखेंगे। अब देखिए, या और ये इंटू का 6 जो था वो रह गया भाई, इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसको हमने छोड़ दिया। और बस आगे सॉल्व किए। ये 6 इंटू में है तो दोनों के इंटू में होगा, दोनों को इंटू कर दिए। फिर देखिए, अच्छा ये दोनों तो लाइक दिख रहा है क्योंकि दोनों में 48 था। तो हम समझे कि अच्छा यहाँ -6 है और यहाँ -5 बार है, तो -11 बार हो गया। अब स्टेप को इसके ऊपर लेके जाओ और यहां से 148 को क्या लिख सकते हो? 420 माइनस 272 इंटू 1, और ये 11 जो है सो रह गया। अब बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा तेरा। फिर ये 11 से दोनों में होगा, माइनस और माइनस है। अब देखो, ये दोनों लाइक है इस बार, तो 272 6 बार यहां है, 11 बार यहां है, तो टोटल कितना बार हो गया? 17 बार, 17 बार हो गया। तो 272 इंटू 17 -420 इंटू 11। अब देखिए, आपको यही ना लिखना था जी 4 को। हमने जब रफ आपको करके दिया था, यही ना करके दिया था, बराबर 4 आना चाहिए। कोई बात नहीं है, तो ई माइनस को प्लस बना दीजिए और माइनस यहां लगा दीजिए ना। तो मीन्स एक्स का वैल्यू कितना हो गया? -11। अब वाई का वैल्यू कितना हो गया? 17। आया समझ में? तो इस अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को फिर से देखिएगा।
समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ये बहुत बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को नहीं आता है। बहुत लोग वही गलती करते हैं, यही एक्स का मान कुछ मानते हैं, वाई को कुछ मानते हैं, उसको चेक करते रहते हैं। जब मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो ये तरीका सही नहीं है। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिवर्स प्रोसेस है, नीचे से लेके ऊपर जाना है। ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया हो। हाँ, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले में पूछा जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया होगा। आपको लगता है तो सवाल का कोई भी सेट लीजिएगा, सेट को देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। या क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, 1-2 साल के गैप पे एक क्वेश्चन पूछता हुआ दिखाई देगा आपको। तो बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बढ़िया क्या है कि ये काम करवाता है, फ्री में नंबर नहीं देता है, मेहनत करवाता है तब नंबर देता है। दिक्कत? तो यहाँ तक आप लोग कल कर लीजिएगा। हाँ सर बोलिए। हाँ सर। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा आप, हाँ इधर वाले में एचसीएफ निकालने वाले में आप लिख भी सकते हो, लेकिन इस बहुत लंबा क्वेश्चन है, नहीं लिखोगे आपको फिर भी इसमें 3 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन का टारगेट होता है एक्स वाई निकालना, इसमें टारगेट एचसीएफ नहीं है, टारगेट ये होता है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन को आप कल सॉल्व कर लीजिएगा। कल हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। आईएएस सवाल में एक ही क्वेश्चन है ऐसा। अरे देखो ना, देखो तुम जो बुक में जो भी क्वेश्चन दिया होगा ना, देखो समझो कैसे क्वेश्चन बना है। एचसीएफ निकालना था इन दोनों का, हमने इसके साथ है इसके साथ वर्ड लगा दिया। अरे भाई तुम हर क्वेश्चन में देखो, मान लो तुमको एचसीएफ निकालना था 156 एंड 250 का, तो कुछ नहीं करो, 150 के साथ एक्स लगा दो, 250 के साथ वाई लगा दो, एक्सप्रेस करो इस फॉर्म में, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, तो अपने से मन से क्वेश्चन सोचना है। ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, गुड बाय, फिर मिलते हैं कल।